हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रिएक्शन रेट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस को देखने के लिए सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखेंगे वो है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अ रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड and this doubled value is called temperature coefficient। इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा क्या होता है? आर टी प्लस 10 डिवाइड बाई आर टी। ठीक है, और इसको हम रेट कांस्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। रेट कांस्टेंट है टी टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट है टी टेम्परेचर। तो ये जो थीटा होता है ये कहां से कहां पे लाई करता है? 2 से 3 में लाई करता है। ये थीटा 2 से 3 में लाई करता है। दिस थीटा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है भाई। तो अब ये तो था कि टेम्परेचर के ऊपर सबसे इफेक्ट देखा गया। तो देखा गया कि जब हम 10 डिग्री जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, तो उसी डबल वैल्यू को ही बोला गया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसी को और थोड़ा डीपली देखा गया तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्चुअली एक्सप्लेन बाय आरेनियस। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय आरेनियस। तो आरेनियस ने इसको एक्सप्लेन किया था और उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी थी। द इक्वेशन इज नोन एज Arrhenius equation। K is equals to A e to the power minus EA by RT। Here A is Arrhenius factor or frequency factor। Here A is Arrhenius factor or frequency factor for binary collisions। It is also known as pre-exponential factor। It is a constant specific to a particular reaction। और R क्या होता है? R is a gas constant and EA is activation energy measured in joules per mole। So the two quantities A and EA are collectively called Arrhenius parameters। तो ये आरेनियस इक्वेशन दी थी आरेनियस ने, और उन्होंने इस इक्वेशन से टेम्परेचर डिपेंडेंस एक्सप्लेन किया था रेट कांस्टेंट पर। ठीक है, तो अब इसी चीज को उन्होंने एनर्जी से बहुत अच्छे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि अगर हम H2 और I2 को रिएक्ट कराते हैं तो वो 2HI बनाता है, और उन्होंने इस तरह से रिएक्शन को यहाँ पर शो किया कि H और I जब रिएक्ट करते हैं तो एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और वही उस ट्रांजिशन स्टेट में से कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं और कुछ बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है बहुत कम समय के लिए बनती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने इसी रिएक्शन के लिए उन्होंने एक एनर्जी डायग्राम दिखाया था। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है। ये H2 प्लस I2 रिएक्टेंट है, ये यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल है। यहाँ से आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसी ट्रांजिशन स्टेट को बोलते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं। फिर क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट के साथ साथ वहां पर एनर्जी रिलीज होती चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्राफ शो कर रहा है कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। तो इस ग्राफ में आपको कुछ ग्राफ में देखिए, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है ना, द टॉप मोस्ट पॉइंट या एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको अगर हम लोग बॉटम से काउंट करें यानी 0 से काउंट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट, इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट होती है। यानी ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी इज इक्वल टू होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा दो नए टर्म है। एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। और दूसरा है आपका क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ रिएक्टेंट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें एनर्जी के साथ में इसको क्लासिकल फिजिक्स के साथ में भी इसको कनेक्ट करके दिखाया गया है। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द reacting species do not have same kinetic energy, since it is difficult to predict the behavior of any one molecule with precision।
Boltzmann and Maxwell used statistics to predict the behavior of large number of molecules. According to them, the distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecule with given kinetic energy. ठीक है, तो here Ne is number of molecule with energy E and Nt is total number of molecule. तो Ne by Nt is known as fraction of molecule. तो जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का, तो ये ग्राफ ऐसा आता है. इस ग्राफ का ये टॉप मोस्ट पोजीशन हमें क्या बताता है? हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस एनर्जी को पोजेस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो द पीक ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम फ्रैक्शन मॉलिक्यूल. ये टॉप मोस्ट क्या बताता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. There are decreasing number of molecule with energies higher or lower. जब आप लोअर साइड पे जाते हैं तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, और हायर साइड में जाते हैं एनर्जी के तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते हैं. तो आप इस फिक्स जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके लेफ्ट या राइट अगर मूव करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे. अगर कम एनर्जी के साइड में जाएंगे तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, हायर एनर्जी के साइड में जाएंगे तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम ही मिलेंगे. और फिर आगे क्या बताया गया? व्हेन द टेम्परेचर. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से चाहे तो आप इसको याद रख लीजिए इस पॉइंट को. व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड द मैक्सिमा ऑफ द कर्व मूव्स टू द हायर एनर्जी वैल्यू. यानी ये ग्राफ जो है वो आगे शिफ्ट होगा जिससे हायर एनर्जी वैल्यू की तरफ जाएगा. एंड द कर्व ब्रॉडन्स आउट एंड स्प्रेड्स टू द राइट such that there is greater proportion of molecule with much higher energies. ठीक है, ये ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी टॉप मोस्ट पार्ट ये ग्राफ नीचे आ जाएगा. अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको देखेंगे भी. तो द एरिया अंडर द कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से इसको भी देखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी कांस्टेंट सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 at all times. We cannot mark the position of EA on Maxwell-Boltzmann distribution curve. ठीक है, चलिए, तो ये टेम्परेचर की डिपेंडेंस को आरेनियस ने बोल्ट्जमैन और इनके साथ मिलकर मैक्सवेल की थ्योरी का यूज करके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज करके उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पर की हुई है. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका वही ग्राफ शो किया गया है कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, देखिए वो ग्राफ की हाइट कम होगी और ये ग्राफ ब्रॉडन होता चला जाएगा. तो इनिशियली टी टेम्परेचर पर ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, हाईएस्ट एनर्जी. जब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री रेस किया तो आप देख सकते हैं कि उसमें क्या हुआ, उसका वो ग्राफ का जो पीक पॉइंट था वो डाउन हो जाएगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा वो कम होता चला जाएगा. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होती चली जाएगी. और यहाँ पर देखिए जो शेडेड एरिया है ये क्या शो कर रहा है? दिस एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल विच रिएक्ट T+10. ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये किसको, जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या हो गए? बढ़ गए हैं. ठीक है, और जो नीचे वाला शो कर रहा था वो क्या था? दिस एरिया शोज द मॉलिक्यूल रिएक्टिंग एट टी टेम्परेचर. ये वो रीजन है जो एक्चुअली इफेक्टिव कोलिजन कर रहे थे. टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सेल्सियस जब रेस किया तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर गए. ठीक है, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इस ग्राफ से हमें इस टेम्परेचर का डिपेंडेंस दिखाने की कोशिश की थी और वो बहुत सक्सेसफुली इसको हमें दिखा भी पाए थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर लिखा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड विद एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. समझे आप? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो यहाँ पर दिख रहा है कि फ्रैक्शन ये बढ़ा है, ये 10 डिग्री टेम्परेचर रेस करने पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज किया है, तो इससे क्या पता चला? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया है. ठीक है, चलिए फिर उसी आरेनियस इक्वेशन की तरफ वापस आते हैं. तो आरेनियस इक्वेशन में यहाँ पर ये जो फैक्टर होता है e⁻⁻ EA/RT, इट करस्पॉन्ड टू द फ्रैक्शन ऑफ
molecules, e to the power minus Ea by RT corresponds to the fraction of molecules that have kinetic energy greater than activation energy, and it is known as Boltzmann factor. It is known as Boltzmann factor. ठीक है भाई. तो in Arrhenius equation, factor e to the power minus Ea by RT corresponds to the fraction of molecule that have kinetic energy greater than activation energy, and it is called Boltzmann factor. क्लियर है भाई. चलिए, तो इसका डेरिवेशन वगैरह हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे और वहां पर पूरा प्रॉपरली करके दिखाते हैं आपको कि ये कैसे आया था इसका पूरा टेम्परेचर के साथ में. चलिए, इसको पूरा हम लोग प्रॉपरली बना के देखते हैं. हाँ, हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस Ea बाई RT. इसको वेंट हॉफ ने इजी करने के लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसका लॉग लिया दोनों साइड से, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड. तो ln K इज इक्वल्स टू ln A इंटू ई टू द पावर माइनस Ea बाई RT. आप ln ओपन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ln A माइनस Ea बाई RT. दिस इज ln K, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेंट हॉफ इक्वेशन. दिस इज नोन एज वेंट हॉफ इक्वेशन. ठीक है. अब हम लोग इसी इक्वेशन के साथ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में एक हम लोग रिलेशन बनाएंगे जिसको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. तो यहाँ पर ये सब कुछ देखिए क्या है, ये ln पर दिया हुआ है. क्लियर है चीज. अब देखिए, ये आपका जब टेम्परेचर T1 था तो उस वक्त रेट कांस्टेंट K1 था, और जब टेम्परेचर हमने चेंज करके T2 किया तो रेट कांस्टेंट बिकम्स K2. तो अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की जगह पे T1 और रेट कांस्टेंट K की जगह पर हम लोग K1 रख देंगे, और हम लोग उस दोनों इक्वेशंस को पहले यहाँ पर लिखते हैं, फिर उनसे हम लोग फाइनल इक्वेशन डिराइव कराएंगे. तो इक्वेशन क्या आएगी, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस Ea बाई R T1, ln K2 इक्वल्स टू ln A माइनस Ea बाई R T2. हमारे पास देखिए दो इक्वेशन आएंगी. हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया. तो हमें क्या मिलेगा, ln K1 माइनस ln K2, और उधर क्या आ जाएगा, ये ln A से ln A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर Ea कॉमन ले लीजिए, Ea बाई R आप कॉमन ले लेंगे, और आपके पास बाहर क्या आएगा, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1. यही आएगी इक्वेशन आपके पास. और इसको आप क्या लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं ln K2 बाई K1 और Ea बाई R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1. क्लियर. अब इसी इक्वेशन में ही हम लोग थोड़ा सा और करते हैं. ये ln में था, हम इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं. तो log बेस 10 K2 बाई it is actually K1 by K2. It is actually K1 by K2. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर भी ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका वही बनेगा, K1 बाई K2 इक्वल्स टू Ea बाई 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 माइनस T1, 1 अपॉन T2 माइनस T1. ठीक है. तो ये जो आपके पास आती है इसको भी हम लोग क्या कॉल करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन. तो इस तरह से उन्होंने दिखाया कि जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, जब टेम्परेचर T2 था तो रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा. तो T1 और K1 एक दूसरे के साथ किस तरह से वेरिएट करेंगे, इसको यहाँ पर इक्वेशंस के फॉर्म में दिखाया उन्होंने. ठीक है. अब इसी चीज को उन्होंने ग्राफिकली भी शो करने की कोशिश की है. इसी चीज को उन्होंने ग्राफिकली भी शो किया था, वेंट ऑफ इक्वेशन से ग्राफ बनाया था. तो वो ग्राफ देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं.
तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा हमें, हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर हमने लिया है क्या, ln k, और यहाँ पर हमने क्या लिया है 1/t। इस डायरेक्शन पे ln k और इस डायरेक्शन पे 1/t इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप वेंट ऑफ इक्वेशन से देखेंगे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, आपको ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन वो ग्राफ कैसा होगा, विद निगेटिव स्लोप। ग्राफ विद निगेटिव स्लोप आएगा। तो यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इज माइनस EA/r। ये माइनस EA/r क्या शो कर रहा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन करवाएगा बट विद निगेटिव स्लोप। तो ये हमारा क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंस था। टेम्परेचर डिपेंडेंस के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चीज जो करने वाले हैं वो है हमारा कोलिजन थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दी दिस होल चैप्टर। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं कोलिजन थ्योरी को भी। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ रिएक्शन, according to collision theory the basic requirement of a chemical reaction to occur is that the reacting species, atom, molecule or ion must collide with each other. This is also the basis of collision theory for reaction. So this theory is based on what, kinetic theory of gases. According to kinetic theory of gases, the reacting molecule are assumed to be hard spheres, and the reaction is postulated to occur when molecules collide with each other. The number of collision that takes place per second per unit volume of reaction mixture is known as collision frequency. इस वाले टर्म को एक बार फिर से समझते हैं। The number of collision that takes place, the number of collision that takes place per second per unit volume of reaction mixture is known as collision frequency. ठीक है भाई, the value of collision frequency is normally very high. The value of collision frequency is normally very high. For instance, under ordinary condition, ordinary conditions of temperature and pressure, the collision frequency is of order of 10 to the power 25 to 10 to the power 28. If all collisions are effective in forming the product, the reaction must be completed in very short time. However, in actual practice, most of the chemical reactions are slow and take much longer time for the completion. चलिए भाई आगे बढ़े। तो ये हमारा कोलिजन थ्योरी था, कोलिजन थ्योरी का स्टेटमेंट था, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोलिजन थ्योरी ने एक्चुअली क्या बताया था, दिस मीन्स दैट ऑल द कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग स्पीसीज एट गिवन टेम्परेचर आर नॉट इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। कोलिजन्स व्हिच एक्चुअली प्रोड्यूस प्रोडक्ट and therefore result in chemical reactions are called effective collision. आप इसको भी हाईलाइट करके रख लीजिए यहाँ पर, इस पॉइंट को भी। the collision which actually produce product and therefore result in chemical reaction are called effective collisions. ठीक है, तो जो कोलिजन से हमें प्रोडक्ट मिलता है हम उसको इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, जिस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है उसको हम इनइफेक्टिव कोलिजन कॉल करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास आया था कि उन्होंने बताया था कि जो किसी भी अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी प्रोडक्ट बनने के लिए मिनिमम 2 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए देयर आर 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, वन इज एनर्जी फैक्टर एंड अदर वन इज ओरिएंटेशन फैक्टर। तो दोनों फैक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक भी मिसिंग होगा रिएक्शन नहीं होगी, कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग एक एक फैक्टर को समझते चलते हैं। चलिए तो सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, दैट इज एनर्जी फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज एनर्जी फैक्टर। तो एनर्जी फैक्टर देखिए क्या है, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव एंड कोलाइडिंग मॉलिक्यूल देयर
molecules must have energy more than a particular value. The minimum energy which the colliding molecule must have in order that the collision between them may be effective is called threshold energy. The minimum energy which is colliding molecule must have in order that collision between them may be effective is called threshold energy. तो इससे इन्होंने क्या बताया? At ordinary temperature and pressure, most of the molecules may not possess energy equals to or greater than threshold value. At ordinary temperature and pressure, most of the molecules may not have possess energy equals to or greater than थ्रेशोल्ड एनर्जी. इसीलिए मैक्सिमम रिएक्शंस को आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, उनको हम हीट करते हैं या किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी देते हैं. वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में होगी या फिर सनलाइट के फॉर्म में होगी, क्योंकि जनरली मॉलिक्यूल्स के पास रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है. ठीक है. तो देयर इज एन energy barrier for each reaction. The reacting species must be provided with sufficient energy as to cross the energy barrier. तो यहाँ पर देखिए वही वाला ग्राफ फिर से दिखाया गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और वर्सेस एनर्जी का ग्राफ था, और यहाँ पर ये जो रीजन दिखाया जा रहा है, दिस रीजन shows what? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग इफेक्टिव कोलिजन. आप देख सकते हैं कि बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए कैपेबल होता है, और मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इन इफेक्टिव कोलिजन पे इन्वॉल्व होते हैं. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reacting molecules to participate in a reaction is called activation energy. The minimum amount of energy required by reacting molecules to participate in reaction, or you can say to form activated complex, is called activation energy. तो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल. और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी. गेटिंग माय पॉइंट? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. A collision between high energy molecule overcomes the force of repulsion and brings the formation of an unstable molecular cluster called activated complex. The life of activated complex is very small. बहुत कम समय के लिए बनता है, हम इसको नॉर्मली देख भी नहीं सकते, इतने कम समय के लिए बनता है. So an activated complex breaks under either into reactants again or new substance. तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है यही या तो ये रिएक्शन को रिवर्स करके वापस रिएक्टेंट बना देगा या फिर क्या बनाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा. तो द एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड अंडरगोइंग रप्चर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आर शोन इन फिगर. तो आप ग्राफ में देखिए, यहाँ पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ग्राफ को शो करने की कोशिश की गई है. तो यहाँ पर देखिए पहले एक्सोथर्मिक का ग्राफ दिखाया गया है. ये यहाँ पर ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए. फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर फाइनली यहाँ प्रोडक्ट बन के गया है. तो यहाँ पर दो केसेस होंगे. एक केस होकर देखिए कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम हो जाएगी और एक केस में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सेम यहाँ पर भी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड है और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दिया हुआ है. ठीक है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट. और रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है. तो अब जरा ऊपर हम इस चीज पॉइंट को वैलिडेट करते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी क्या है? समथिंग यहाँ पर है. फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इस जगह पर है. और बैकवर्ड रिएक्शन का एनर्जी कहाँ पर है? यहाँ पर है. तो फॉरवर्ड में से अगर आप बैकवर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे
आप यहाँ पर देखिए, ये एनर्जी और ये एनर्जी मेजर करिए दोनों को, ये इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो हम फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को माइनस करेंगे। समथिंग अगर समझो 10 होगा तो ये समझो 30 होगा। 10 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -20 मिलेगा, यानी एनर्जी हमें निगेटिव मिलेगी। और जो अगर हीट डेल्टा एच निगेटिव होता है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक होगा। सेम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच फॉरवर्ड ये है, ठीक है, और बैकवर्ड ये है। फॉरवर्ड इतना फॉरवर्ड है और इतना बैकवर्ड है, फॉरवर्ड में से बैकवर्ड हटाओगे तो ये आपको जो मिलेगा ये क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ दी रिएक्शन, और ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है भाई, तो इन्होंने यहाँ से हमें एनर्जी का डिपेंडेंस एक्सप्लेन किया है कोलिजन थ्योरी ने, कि एनर्जी पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। कि एनर्जी पे इन्होंने बताया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, दो चीजों का यूज किया इन्होंने। अगर किसी रिएक्शन को होना है तो उसको मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और किसी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको एक मिनिमम सेट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरह से उन्होंने एनर्जी पर किसी भी कोलिजन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन और इफेक्टिव कोलिजन को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो एनर्जी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब सेकंड नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट, प्लेसिंग पे डिपेंड करता है यहाँ पर कि क्या होने वाला है। तो इन सम cases it is found that even if a large number of colliding molecule have energy more than threshold value, still the reaction is slow. तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ऑल्दो दे हैव एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, स्टिल वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के एग्जांपल दिखाए गए हैं। कि देखिए यहाँ पर ये ए और बी मॉलिक्यूल है, ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करके देखो, ये यहाँ पर इसने A2 और इसने यहाँ पे B2 बनाया है। ये ऊपर वाला ओरिएंटेशन था, और नीचे वाले ओरिएंटेशन को देखिए, ऑल्दो दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है इनके पास, लेकिन इन दोनों ओरिएंटेशन में से बताना होगा आपको कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस वाले में देखिए ए बी से कोलाइड हो रहा है, बी ए से कोलाइड हो रहा है, और रिजल्ट में फिर से ए बी और ए बी प्रोडक्ट बन रहा है। तो और आपको बनाना क्या था, A2 और B2। तो इससे क्या पता चला कि ऊपर वाला ओरिएंटेशन प्रॉपर है और नीचे वाला ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर है। तो जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा, और जब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो कोलिजन इनइफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर यही दिखाया गया कि बी इज इनइफेक्टिव एंड ए इज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन से इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन्स को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी हैज सर्टेन लिमिटेशन एज इट कंसीडर्स एटम मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर्स देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। ठीक है भाई, तो ओरिएंटेशन फैक्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक ये जो कुछ भी था ये था कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी ने बताया था किसी भी रिएक्शन के होने या ना होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टू फैक्टर, एनर्जी फैक्टर एंड ओरिएंटेशन। बोथ फैक्टर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अगर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर है लेकिन एनर्जी नहीं है तो भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज योर कोलिजन थ्योरी। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, देखिए भाई, कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, उसको पढ़ते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन ईदर द रेट alter the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. Catalyst is a substance that can alter the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. The action of catalyst can be explained by intermediate complex theory. According to this theory, a catalyst
participate in a chemical reaction by forming temporary bond with the help of with the reactant, resulting in an intermediate complex. This has a transitory existence and decomposes to yield product and catalyst again. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब भी कोई कैटलिस्ट होता है ये रिएक्टेंट के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड की वजह से वहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वो एक टेम्परेरी ट्रांजिशन स्टेट होती है और वही ट्रांजिशन स्टेट डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाती है और रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट था वो वापस रिटेन हो जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को आप सरफेस केमिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि कैटलिस्ट जो वो टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है वो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, उसी को हम लोग एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री से भी हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए अभी हम इसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट करते हैं। तो इट इज बिलीव दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy between reactant and product, hence lowering the potential energy। तो ये क्या करता है भाई, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देना। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन के होने के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी कम कर देता है। तो उसको कम होने से एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कैटलिस्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर और ये जितना भी प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, तो आगे देता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज a small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactant. A catalyst does not alter Gibbs energy of reaction. It catalyzes the spontaneous reaction but does not catalyze non-spontaneous reaction. It is also found that a catalyst does not change the equilibrium constant of reaction. Rather, it helps in attaining equilibrium faster. देखिए इक्विलिब्रियम में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं करता है, सिर्फ वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को अचीव होने के टाइम पीरियड को कम कर देता है, यानी इक्विलिब्रियम फास्टर अचीव हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड निगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट पहले देखते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इज टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, greater the decrease in activation energy caused by the catalyst, higher will be the reaction rate। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन में इन्वॉल्व हो पाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन फॉलोज पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। Under this condition, a large number of reacting molecules are able to cross over the energy barrier and thus the rate of reaction increases। तो ये देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये जो एनर्जी बैरियर था उसको उसने ड्रॉप कर दिया, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम कर दी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अच्छा, अब निगेटिव कैटलिस्ट देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, निगेटिव कैटलिस्ट। तो निगेटिव कैटलिस्ट का काम क्या होता है, निगेटिव कैटलिस्ट increases the activation energy of reaction by forming a new intermediate of high energy by changing the reaction mechanism। ठीक है, तो देखिए निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू बढ़ा देता है, उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये हमें निगेटिव कैटलिस्ट की जरूरत कब पड़ती है, निगेटिव कैटलिस्ट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही हो, तो हमें उस रिएक्शन को क्या करना है, थोड़ा सा स्लो करना है। तो उसके रेट को कम करने के लिए हम उसमें कोई ऐसा कैटलिस्ट डाल देंगे जो उस रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। और रेट को कम कैसे करेगा, वो जो वहां पे थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और यू कैन से एक्टिवेशन एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उसको वो इंक्रीज कर देता है। तो उसको इंक्रीज कर देने की वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट हमारा इस तरह से वर्क करता है। तो ये हमने आपको शो किया कैटलिस्ट एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन एंड थ्योरी और आरेनियस थ्योरी। ठीक है, तो हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।